हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हमारा डे 24 है, इसमें आपको पढ़ाऊंगी मैं बिहार बजट, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है अगर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो वो ज़्यादा करंट से रिगार्डिंग ही पूछते हैं, लाइक इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बिहार बजट, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लिहाज से आपका ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में ही जो है आपको मैं ये याद करवा दूँ। तो देखिएगा, एक सेकेंड। बिहार बजट 2023-24, तो इसको जिन्होंने पेश किया है ना, तो आप देखते हो ना कौन पेश करता है। अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको पेश करते हैं, किसको, तो बजट को। लेकिन बिहार जब स्टेट है तो स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पेश करते हैं क्या, तो बजट को पेश करते हैं। सबसे पहले तो बजट को समझिए, बजट होता क्या है। वित्त वर्ष जो होता है, जो आगामी वित्त वर्ष है उसमें कितना खर्च होने वाला है, ठीक है, उसका एक मसौदा तैयार किया जाता है, ठीक है, कि अच्छा इस मद पे जो है हम इतना इतना खर्च करेंगे। जैसे कि इस बार हमारे बिहार के जो बजट है उसमें 10 प्राथमिकताओं को तय किया गया है। उससे क्या होता है ना, ईजी हो जाता है पैसे को खर्च करना। अगर आपके पास ही 100 रुपये है, ठीक है, अगर आपका कोई प्लानिंग नहीं है तो वो खर्च ऐसे ही हो जाएगा और कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा। बट अगर आपने प्लानिंग कर लिया कि अच्छा ये 100 रुपये को हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो आप देखिए आपका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है और आपका प्रेशर भी कम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे बिहार बजट जो है 2023-24, इसको किसके द्वारा पेश किया गया है, तो इसको पेश किया गया है विजय कुमार चौधरी के द्वारा। कब, तो 28 फरवरी को, जिस दिन विज्ञान दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का बजट देखिएगा तो कितना बजट है, एकदम याद कर लेना है, 2,61,885 करोड़ रुपया। कितना है, 2,61,885। और आपको पता है ये जो बजट है इस बार का बिहार का बजट, वो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। क्योंकि पिछली बार जो बजट आया था ना, उससे इस बार का बजट जो है वो 24,194 करोड़ रुपया ज्यादा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो गई। तो कितना करोड़ का बजट है इस बार का, तो 2,61,885 करोड़ का। अब ना कुछ कुछ जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो सारा इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें से एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस बार ना गोल रखा गया है कि जो राजकोषीय घाटा है उसको हम कितने सीमा के अंदर रखेंगे, तो 3.0% सीमा के अंतर्गत इस बार का राजकोषीय घाटा रखना है। अब ये टर्म कितने एस्पिरेंट के लिए, हालांकि मेरे ख्याल से नहीं होगा नया, सब लोग जानते होंगे, लेकिन अगर किसी एक को भी नहीं पता है तो उसके लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको बताऊं। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है ना कि जब सरकार का जो खर्च है, ठीक है, वो उसकी आय से ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। मतलब आपकी जितनी आमदनी है ना, आप जितना महीना में कमाते हो उससे ज्यादा अगर आपका खर्चा है तो आप किस में चल रहे हो, तो राजकोषीय घाटा में चल रहे हो, ठीक है। ये आपका क्या है, डेफिसिट है। बिहार का हम जीएसडीपी बात करें, जीएसडीपी क्या होता है, जीडीपी देखते हो ना, इंडिया की जीडीपी हम देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो क्या होता है कि एक वर्ष के अंदर, ठीक है, भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादित सभी वस्तुएं होते हैं और सेवाएं होती हैं, उसका जो कुल मौद्रिक उपाय होता है, कुल उसका जो वैल्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से हर एक स्टेट का जीएसडीपी होता है, ठीक है। और जीएसडीपी की भी डेफिनेशन वही होती है जो जीडीपी की होती है, बशर्ते जीएसडीपी में उस बिहार राज्य का, मतलब उस राज्य के भौगोलिक के क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद देखा जाता है। तो हमारा जो इस बार का बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद दर है, जीएसडीपी है, वो कितना निर्धारित किया गया है, तो वो निर्धारित किया गया है 15.24%। राजकोषीय घाटा कितना निश्चित किया गया है, तो 2.98%। और इसको अगर फिगर में देखोगे आप तो 25,567 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कितना डिसाइड किया गया है इस बार, तो 2.98, और जीएसडीपी कितना किया गया है, तो 15.24। अब देखिए हमारा जो
वृद्धि दर है, बिहार की जो वृद्धि दर है, हमने बहुत अच्छा उसमें उपलब्धि हासिल की है, वो 10.98% है। कब का? तो 2021-22 में जो बिहार की आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी थी? तो 10.98। ये ना जो केंद्रीय वाला जो वृद्धि दर है उससे 2% ज़्यादा अधिक है, 2.28% ज़्यादा अधिक है। अगर हम बिहार के आर्थिक विकास को देखें तो आर्थिक विकास जो है ना हमारे बिहार में, बिहार का उसमें रैंकिंग देखें भारत में, तो बिहार तीसरे नंबर पे है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में डिफरेंस ये है ना कि आर्थिक वृद्धि में आपका जीएसडीपी, जीडीपी ये सब आता है, ठीक है। उसमें ना क्वालिटी मात्रात्मक देखा जाता है, ठीक है, क्वालिटी देखा जाता है, क्वालिटी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, बट जो आपका क्वांटिटी देखा जाता है, माफी चाहूंगी। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, आर्थिक विकास जो होता है, उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखा जाता है कि कितना ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है, लाइक अवसंरचना का निर्माण कैसे हो रहा है, कितनी शिक्षा है, ये सब को देखा जाता है। तो इस सब के मामले में हमारा जो बिहार है वो भारत में तीसरे नंबर पे है। अब देखिए, ये जो हमारा बिहार का जो बजट है, ठीक है, वो कितने का हमने देखा था कि 2,61,885 करोड़ का है। तो इसमें जो राजस्व व्यय है, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? तो 2,07,848। इट मीन्स परसेंटेज में देखोगे आप इसको तो 79.37% फिगर है। 4-5 बार देखोगे याद हो जाएगा। तो राजस्व व्यय कितने हमारे बिहार ने डिसाइड किया इस बार? तो 2,07,848 करोड़ रुपया, और परसेंटेज में कितना है? तो 70.37। अगर आपको एक याद है, सेकंड वाला आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे सब्ट्रैक्ट करके कुल बजट में से। तो पूंजीगत व्यय कितना है? तो 54,037 करोड़ रुपया, और कितना परसेंटेज में है? तो 20.63%। ये थोड़ा इधर चला गया है। अब देखिए, एक ना क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं कि जो ये पैसा आता है, ठीक है, रुपया जो आता है वो कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आता तो जाता भी होगा, ठीक है, तो कहाँ जाता है, तो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रुपया आता कहाँ से है। तो जो सेंटर का जो टैक्स होता है ना, उसमें जो स्टेट का अंश होता है, ठीक है, केंद्रीय करों में जो राज्यों का अंश होता है, उससे सर्वाधिक मात्रा में राज्यों के पास पैसा आता है। कितना परसेंट आता है? तो 39.20%। अगर हम केंद्र सरकार से जो हमें सहायता अनुदान मिलता है, मतलब जो ग्रांट देती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, उससे सेकंड नंबर पे हमें ज्यादा पैसा आता है। कितना आता है? तो 20.37%। थर्ड हम देखेंगे तो थर्ड कहाँ से आता है कि राज्य सरकार का जो कर राजस्व होता है ना, उससे पैसे आते हैं। कितने आते हैं? तो 18.96% जो है वहां से पैसे आ जाते हैं। अब रुपया जाता कहाँ है? अब आया है तो जाएगा भी, तो सबसे ज्यादा ना याद रखना सामाजिक सेवाएं पे जाता है। कितना जाता है? 38.14%। उसके बाद जो सामान्य सेवाएं होती हैं उन पे जाता है 28.38%। देन आर्थिक सेवाओं पे जाता है कितना जाता है? तो 24.01%। अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार ना बिहार के विकास के लिए बिहार बजट में 10 प्राथमिकताएं सूत्र तय किए गए हैं। तो हम एक एक को करके अभी देख लेंगे। तो युवा एवं रोजगार पहला प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे बिहार में ना लगभग 32% से ज्यादा क्या है? तो युवा है, युवा आबादी है, ठीक है। तो इस बार के बजट में जो है बताया गया है कि स्टार्टअप नीति 2022 जो है उसको लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि नए विचार जो है और नवाचार है, उसके साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जनरेट हो सके जॉब, उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति 2022 को लागू किया गया। अब ये है क्या? तो इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक होगा, जो SC, ST और दिव्यांग है उनके लिए 15% अधिक होगा। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महिलाओं के लिए कितने परसेंट ज्यादा होगा? तो 5%। SC, ST और दिव्यांग के लिए कितना होगा? तो 15%। दूसरा हम प्राथमिकता देखेंगे बजट में जो है वो है अल्पसंख्यकों का कल्याण, मतलब कि वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसमें क्या है कि जितने प्रत्येक जिले जो है उसमें कम से कम एक जो है वो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा।
ठीक है, ताकि आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा ना, जिससे क्या होगा कि अल्पसंख्यकों का कल्याण हो सकेगा। और जो तलाकशुदा मुस्लिम महिला है ना, पहले क्या होता था ना कि उनको ना इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये दिया जाता था, बट अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है इस बजट में, तो 25,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है अनवरत महिला सशक्तिकरण योजना। देखिए इसके तहत आप लोग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि महिलाएं हैं तो वो तो और अच्छे से जानती होंगी, या फिर जो पुरुष है उनकी भी बहन होंगी, ठीक है, कोई रिश्ते में होंगे जिनको ये जो है योजना का लाभ मिलता होगा। जैसे कि आप 10th करते हो तो आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, अब तो इंक्रीज कर रहे हैं, 12th करने पे 25,000, ग्रेजुएशन करने पे 50,000। तो ये सारे क्या है ना कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इस टाइप की स्कीम्स को लाया गया है। देखिए हमारे बिहार में जो साइकिल योजना है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उपलब्धि हासिल कर रही है, क्योंकि आपको मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाई थी कि जाम्बिया देश जो है वो यहाँ के साइकिल योजना को वहाँ पे क्या किया है, तो अडॉप्ट किया है, जिससे क्या हुआ है कि उनके देश में जो इनरोलमेंट है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं अटेंडेंस रेट है लड़कियों का, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है, वो बढ़ोतरी हुई है। और इसको देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने अफ्रीका के कई देशों में इस योजना को क्या किया है, तो इम्प्लीमेंट किया है। तो इस बार के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो महिला मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए किया गया है, तो 250 करोड़ का। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है बीपीएससी में, हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन हुआ था, आई थिंक 67 या 68 में किसी ने पूछा था ये, कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण संबंधी देखिए प्रावधान तो कब प्राप्त हुआ, मतलब पंचायतों में महिलाओं को 2006 में 50% आरक्षण की बात कही गई कि उनको दिया जाएगा, और नगर पालिका जो है, नगर निकाय है, उसमें 2007 में बोला गया। देन है चौथा क्षेत्र है स्वास्थ्य क्षेत्र। इसको देखिएगा तो ये 7 निश्चय 2 का अव्यय है, और अनवरत महिला वाला भी 7 निश्चय 2 का अव्यय है। तो एक्चुअली ना इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है, टीबी बीमारी है, उसको बिहार गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है कि उसको हम 2025 तक क्या करेंगे, तो समाप्त कर देंगे। और एड्स जो बीमारी है और हेपेटाइटिस जो बीमारी है उसको भी कब तक हम समाप्त कर देंगे, तो वर्ष 2030 तक समाप्त कर देंगे। बहुत ही वीवीआई है। तो टीबी को कब समाप्त करेंगे, तो 2025 तक लक्ष्य रखा है, और हेपेटाइटिस और एड्स को कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो वो रखा है 2030 तक, क्योंकि थोड़ी सी भयानक बीमारी है, इसको खत्म करने में भी टाइम लगेगा। तो नोट्स में आप सही कर लेना, स्पेलिंग एरर हो गया है। राज्य के 9 जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। कितने जिलों में, तो 9 जिलों में। और 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों जगह का नाम याद रखना है। तो कहाँ पे स्टेट जो चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल है, जहाँ पे महाविद्यालय भी होगा और अस्पताल भी होगा, ये कहाँ बनने जा रहा है, तो बेगूसराय, बक्सर और भोजपुर में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि रहुई ये कहाँ पे है, तो नालंदा में, नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, जहाँ पे क्या है, तो राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल क्या किया जाएगा, तो निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे, तो रहुई, जो कि कहाँ पे है, नालंदा में। पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की पुलिस बल में सुदृढ़ीकरण करने के लिए 35% सीटों का आरक्षण किया गया है। किसमें, तो पुलिस फोर्स में। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने परसेंट सीट्स को रिजर्व रखा गया है, तो आप क्या याद रखोगे, 35%। कृषि एवं ग्रामीण विकास, ये भी प्राथमिकता है। पता है आपको हमारे बिहार को, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा अभी तक कुल 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। लास्ट जो पुरस्कार उसको मिला था वो मिला था 2017-18 में। पता है किस लिए मिला था, क्योंकि गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में उसने उल्लेखनीय वृद्धि की थी। किसने, तो बिहार ने। तो अभी तक कितने कर्मण पुरस्कार मिल गए हैं, कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को, तो 5 मिल गया है। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं सब पे। तो 2011-12 में सर्वप्रथम मिला था चावल के लिए, फिर 12-13 में किसके लिए मिला, गेहूं के लिए, फिर 15-16 में किस चीज़ के लिए मिला, तो मक्का के लिए, 16-17 में किस चीज़ के लिए मिला, तो फिर मक्का के लिए,
और 17-18 में तो मैंने आपको बताया कि गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि गेहूं के उत्पादन में बिहार में शीर्ष नंबर पे कौन है, तो आंसर होना चाहिए आपका रोहतास। बट उत्पादकता पूछे तो उसमें कौन होगा, तो पश्चिम चंपारण। इस बार देखिए बजट में बताया गया है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है बिहार में कितना हुआ है, तो 184.86 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, कितना हुआ है, 184.86 लाख मीट्रिक टन। और चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है वो दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखिए इसका ना ड्यूरेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा कब से कब तक है चौथा कृषि रोड मैप का ड्यूरेशन। तो 1 अप्रैल 2023 को ये स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2027 तक या 28 तक क्या करेगा, ये चलेगा। अगर हम प्रथम कृषि रोड मैप को देखें तो वो 2008 में स्टार्ट हुआ था। और ये देखिए बहुत अच्छा इनिशिएट है कि गैर कृषि योग्य जो बंजर भूमि है ना, उस पे नींबू घास की खेती करने के लिए किसान को क्या दिया जाएगा, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। किस चीज की खेती करने के लिए, तो जो गैर कृषि योग्य भूमि है ना, बंजर भूमि जिसपे खेती करने योग्य नहीं होता, तो उस पे नींबू घास की खेती करने के लिए वो किसान को क्या करेंगे, तो इकोनॉमिकल सपोर्ट करेंगे। उसके बाद है बिहार मिलेट मिशन। ये एक्चुअली में इस मिशन को लाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि बिहार में जो मिलेट फसल है ना, उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए। नाम से स्पष्ट है, इजीली आप टिक लगा सकते हो। ये देखिए जमुई जिला जो है उसमें बउआर नदी है, उस पे सूखा ग्रस्त जो क्षेत्र है जमुई में, वहाँ पे सिंचाई करने के लिए, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए कुंड घाट जलाशय योजना का क्या किया गया है, तो निर्माण किया गया है। कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है कुंड घाट जलाशय योजना का, तो ये किया जा रहा है आपकी जमुई जिले में। अब पता है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत क्या प्रोविजन किया गया है कि कृषि कार्य के लिए किसानों को सहायता देने के लिए किसानों को बिजली हम उपलब्ध कराएंगे प्रति यूनिट 70 पैसे। ठीक है, मतलब 70 पैसे में आपको कितना मिलेगा ना, आपको नहीं, किसानों को मिलेगा। ठीक है, किसानों की सहायता करने के लिए ये बिहार गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत ऐसा प्रावधान किया है। उसके बाद आता है आपका हरित विकास, ये भी एक प्राथमिकताओं में से एक है। 2 अक्टूबर 2019 को राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। देखिए इस बार थोड़ा अवार्ड वगैरह मिला है इस चीज को, तो आप इसका डेट याद रखना कि कब ये स्टार्ट हुआ है। देखिए अभी हम बिहार राज्य में बात करें तो 15% जो है वो हरित आवरण हो गया है। ठीक है, कितना हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 15%। बट हमने डिसाइड किया ना कि इतना से हमने इतने पे हम नहीं रुकेंगे, हम जो है ना इसको इंक्रीज करके कितना करेंगे, तो 17% करेंगे। तो 17% का लक्ष्य रखा इन्होंने। फिर 2023-24 में राज्य सरकार जो है उन्होंने डिसाइड किया, मतलब राज्य सरकार की जो वन विभाग है और मनरेगा है उसके तहत 3 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन विभाग एवं मनरेगा के तहत पौधों का जो वृक्षारोपण है उसका लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, तो 2023 और 24 तक। वर्षा जल संचयन हेतु जो स्ट्रक्चर का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, अगर आप उसका निर्माण करवा रहे हो तो आपको होल्डिंग टैक्स जो होता है, जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, उसमें आपको गवर्नमेंट जो है वो 5% टैक्स की छूट देगी। कजरा जो कि लखीसराय में है, ठीक है, और पीर पैती जो कि कहाँ है, भागलपुर, ये दोनों प्लेस पे ना सौर ऊर्जा परियोजना लगाया जा रहा है। अब क्यों लगाया जा रहा है, नाम से स्पष्ट है, क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कजरा, लखीसराय और पीर पैती जो कि भागलपुर में है, वहाँ पे सौर परियोजना लगाया जा रहा है। ये इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता होगी 450 मेगावाट। अब देखिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये कहाँ पे बनने जा रहा है, तो पहला बनेगा आपका दरभंगा में और दूसरा बनेगा सुपौल में। किस मिशन के तहत, किस योजना के तहत, तो नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत जो है वो फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो प्रथम जो लगने जा रहा है वो दरभंगा में लगेगा और सेकंड कहाँ लगेगा, तो सुपौल में लगेगा। देन भौतिकी प्रतिमान केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, ये जो है सुपौल में बनाया जा रहा है, इस बजट में बताया गया है।
अब आप सोचोगे कि मैम फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है क्या, क्यों बनाया जा रहा है? तो बस इसका एक उद्देश्य ये है कि भूमि जल जो होते हैं उसको संरक्षित करने के लिए। देखिए वाटर पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कई तरीके के जो है लाए जा रहे हैं, इनिशिएट किए जा रहे हैं। तो भूमि जल को संरक्षण करने के लिए भौतिकी प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। कहाँ पे? तो सुपौल में। अब गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पे जो रबर डैम बना हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर, उसको CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ पे है? तो पटना में है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ है? तो पटना में। 2009 में ना 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार जो है उन्होंने क्या किया कि जो ये डॉल्फिन है ना उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। तो इसी के उपलक्ष्य में ना प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। आधारभूत संरचना, ठीक है, तो 7408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा। इस बार के बजट में ये बात कही गई है। कितना? तो 7,408 किलोमीटर। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना, ये कैसी योजना है? तो इसके तहत क्या होगा ना कि जो भी निजी उद्यमी हैं उनको मोटर वाहन जो चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु प्रति संस्थान लागत पर 50% अथवा मैक्सिमम जो है 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 20 लाख और ऐसे 50%। वर्ष 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो मेट्रो के लिए कितने करोड़ का फंड आया है इस बार? तो 100 करोड़ का। और हमारे बिहार गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि हम जो है सितंबर 2024 तक मेट्रो को स्टार्ट कर देंगे। तो खुशखबरी है जो पटना में रहते हैं कि मेट्रो जो है वो सितंबर 2024 तक स्टार्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट अब स्टार्ट होता है कि नहीं होता है वो लेट्स सी। औद्योगिक विकास, ठीक है, बरौनी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो LPG बॉटलिंग प्लांट है उसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो वो बरौनी में की गई है। मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में खादी मॉल खोला जाएगा। ऐसे कि हम देखते हैं ना भारत का पहला खादी मॉल कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? तो पटना में। लेकिन पटना के खादी मॉल के तर्ज पे अब मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में ये खुलने जा रहा है। 6 रोपवे परियोजना का आरंभ किया जाएगा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं ये सेकेंडरी मैटर है, बट ये बजट में आ गया है तो इसके लिए बताए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। स्टैटिक्स पार्ट में बिहार स्पेशल में आपका हो जाएगा, वो पूछ लेंगे कि प्रेतशिला पर्वत कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए ना, गया में है। तो 6 रोपवे परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गया में 3 रोपवे परियोजना का निर्माण होगा, प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पर्वत में जो कि गया में है। जहानाबाद में वनावर पर्वत, ठीक है, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतास में रोहतासगढ़ी किला, ये सारे जो 6 जगह हैं वहां पे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। और गया का जो डुंगेश्वरी पर्वत है ना उस पे भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है शहरी विकास, ठीक है। तो शहरी विकास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग मिला है किसको? तो सुपौल को। किसमें? तो गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में। और राष्ट्रीय स्तर पे गंगा टाउन वाले नगर निकायों में देखो तो किसको टॉप रैंकिंग में शामिल किया गया है? टॉप रैंकिंग प्राप्त हुए, टॉप 10 रैंकिंग तो हाजीपुर को हुआ है, बक्सर को, जमालपुर और सुल्तानगंज को। कौन से 4 हैं? तो हाजीपुर है, बक्सर है, जमालपुर है और सुल्तानगंज है। तो ये था आपका बजट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको पता चले। अब ये आपके क्वेश्चन है, इसी क्लास से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।